अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुलेमान अहमद बोल रहा हूँ। माज़रत, चंद मिनट हम लेट हो गए। मेरे पास नेटवर्क क्या इश्यूज आ रहे थे। आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट। आप बताइए कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, तो कल हमने डिफरेंट टाइम पे किया था सेशन। अब हम वापस अपने टाइम पे आ गए। आप हज़रात से मुझे पूछना है कि क्योंकि टाइम आगे जा रहा है, तो क्या हम 5:15 से 6:15 ही रखें इस सेशन को, या हम 5 से 6 कर लें? इस पे ज़रा मुझे बताइएगा मुज़म्मिल साहब और अब्दुल समद साहब, गयूर साहब, के टाइमिंग यही रखें हम 5:15 से 6:15, या हम 5 से 6 कर लें क्योंकि टाइम ऊपर जा रहा है ना। तो ज़रा इस पर मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। इमरान कुरैशी साहब 5 to 6, अब्दुल समद कह रहे हैं 5 to 6, मुज़म्मिल बयानी साहब कह रहे हैं 5 to 6, माशाल्लाह, ओके। इमरान कुरैशी कह रहे हैं 5:15 ही ठीक है। मिसेस दानियाल फरमा रही है 5 to 6, 5 to 6, 5 to 6, माशाल्लाह, ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह वी विल हैव इट फ्रॉम 5 to 6, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने वो देख लिया था जो कल का सेशन है रिकॉर्डेड? उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों के जहनों में? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ टाइप कर दें। अब्दुल्ला साहब, आतिफ अब्बासी साहब, माशाल्लाह, ताहिर महमूद साहब। अच्छा, ये क्या मतलब होता है ब्रिंग देम ऑन कैमरा? यहाँ मेरे पास लिखा हुआ आता है, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज दैट मीन? सुहेल अहमद साहब 5 to 6, माशाल्लाह, एट योर कन्वीनियंस। गयूर साहब फरमाए जैसा मर्जी मैं चाहूँ, ठीक है, ओके, डन, 5 to 6 डन। अच्छा, कल का जो सेशन था वो बहुत अहम सेशन था। ये बताइए कि उसके अंदर कोई आपके जहन में सवालात थे? एक दो क्वेश्चंस हों तो ज़रा पूछ लें। विल एड्रेस दोज क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव ऑन। मोहम्मद वामिक साहब, माशाल्लाह, हाउ आर यू डूइंग? अबू मोहम्मद साहब, हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा इन सेशन से। अच्छा, उसामा अहमद ने कहा दे विल जॉइन यू इन स्क्रीन। व्हाट डज दैट मीन? जॉइन मी इन स्क्रीन क्या मतलब होता है? क्या वो नज़र आएंगे आप लोगों को? अच्छा, तो आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू भी देख लिया था? अच्छा, कुछ पार्ट देखा था। देखिए, मेरी रिकमेंडेशन है आप सब लोगों से, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया हूँ, ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड। देखें, ये जो हम ये सीरीज़ चला रहे हैं, इट इज़ अ सिक्वेंशल सीरीज़, राइट? अगर आपने एक एक भी देखा तो कोई ना कोई बेनिफिट तो ज़रूर होगा, लेकिन सही बेनिफिट जब होगा जब आप पूरा सीरीज़ देखेंगे। क्योंकि पिछले 18 साल से मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि क्या चीज़ें एक के बाद आती हैं, क्योंकि हमने तो आगे जाना है ना। हमने कहाँ जाना है? हमने यहाँ जाना है कि आप सब ने या तो बहुत पावरफुल विजन्स बनाने हैं, या किसी पावरफुल विजन का हिस्सा बनना है, उसके बाद स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उन पावरफुल विजन्स को अमली जामा पहनाकर बहुत बड़ा काम करना है, एवरी वन ऑफ यू। या तो आपने अपने विजन बनाने हैं या बड़े पावरफुल विजन्स के हिस्सा बनना है।
और इस प्रोसेस के अंदर जो कुछ हम इंफॉर्मेशन यहाँ से दे सकते हैं हम यहाँ से देंगे। जहाँ आपको वर्कशॉप्स करनी होगी वो आपको वर्कशॉप्स कराएंगे। जहाँ आपको कंसल्टिंग प्रोवाइड करनी होगी, हमारे यमीनुद्दीन साहब इज़ अ वेरी गुड कंसल्टेंट, तो हम आपको कंसल्टिंग देंगे। जहाँ कोचिंग होगी कोचिंग देंगे। जहाँ दुआ होगी दुआ देंगे। जहाँ जान चाहिए होगी इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक तो जान भी दे देंगे भाई आपको। लेकिन ये सारा प्रोसेस करना है ना, अगर बीच में रह गए तो फिर बीच में रह गए। मेरी नीयत ये है कि हम बीच में ना रह जाएं कहीं। जब एक सफ़र शुरू किया है तो मंजिल तक पहुंचना है इंशाल्लाह। ठीक है, ओके गुड। ठीक है, अब चलते हैं आगे चलते हैं। फॉर दोज ऑफ यू जो कि फ़र्स्ट टाइम शायद आ रहे हों, मेरा नाम सुलेमान अहमद है। मैं फाउंडर हूँ टाइम लेंडर्स का, जो कि एक ट्रेनिंग और कंसल्टिंग फर्म है। आपको कोई सर्विसेज चाहिए हैं तो आप जाएं timelenders.com पर, तो आपको मिल जाएंगी। एक और इदारा भी मैंने बनाया है, उसका नाम है दी मोस्टार इंस्टीट्यूट, जिसमें हम लाइव कोचिंग प्रोवाइड करते हैं ग्लोबली। और लाइव कोचिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमने आपको पढ़ाया था मैच्योरिटी, यानी कोर, कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर, इन 3 डायमेंशंस में हम लोगों को हेल्प करते हैं कि वो ग्रो करें, डेवलप करें। ठीक है, तो अगर आपको कोचिंग के हवाले से कोई क्वेश्चंस हो या कोई असिस्टेंस चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी। आप मेरे जो नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप 033322933100। ठीक है, ये तो हो गया हमारी सर्विसेज और मेरा क्विक इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्रेट विजन्स क्यों होने चाहिए। ये जो आर्ग्यूमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये इसलिए हैं कि ताकि इंटेलेक्चुअली हम कन्विंस्ड हों कि हमें बड़ा काम करना है। कल कोई खुदा न खासा चोट लग जाए तो हम हिले नहीं अपनी जगह से। कल कोई हमसे सवाल पूछे तो हम उसको जवाब दे सकें, औरों को कन्विंस कर सकें, टीम बिल्ड कर सकें, अपने बच्चों को कन्विंस कर सकें, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकें, अपने मियाँ को कन्विंस कर सकें, अपनी बीवी को कन्विंस कर सकें। इसीलिए मैं आपको ये बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ। तो हम इस बात पे आ गए थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि बड़े विजन्स, क्योंकि रहमतुल आलमीन थे और उन्होंने पावरफुल विजन्स बनाए, बड़ा काम किया। उसके बाद जब हम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी देखते हैं तो एक किताब है हयातुस सहाबा। ये किताब आप लिख लें अपने पास, और हर घर में ये किताब होनी चाहिए, हर घर में। हयातुस सहाबा, मौलाना यूसुफ कांधलवी साहब ने बड़ा अच्छा सवाल आया है भाई, बड़ा अच्छा सवाल आया है। लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। इन्होंने फरमाया, मोहसिन खान साहब ने फरमाया कि जब विजन डिटरमिन हुआ है मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का हुजूर की ज़िंदगी को पढ़कर और सहाबा का, तो नया विजन की क्या ज़रूरत है। देखिए, इसका जवाब ये है कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने रिसर्च करके और उन हालात को देखते हुए जो उस ज़माने में थे, खुसूसन मेवात में और जनरली इंडिया में, एक मूवमेंट शुरू की
जिसका नाम पड़ गया तबलीगी जमात। उनका ये इनिशियल प्लान नहीं था ये नाम रखने का, और माशाल्लाह वो काम चल रहा है और बहुत आगे चला गया। लेकिन ये जो विज़न है ये एक ख़ास सिचुएशन के लिहाज से और एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर रशियंस के डिफीट के बाद एक लड़ाई हो गई आपस में। दिस इज़ 1989, जब मुसलमान अफ़गानिस्तान के लड़ पड़े और पूरा मुल्क एक क्राइसिस का शिकार हो गया, तो अब उस मुल्क को उस क्राइसिस से निकालने के लिए किस विजन की ज़रूरत थी? क्या वो तबलीगी जमात के हवाले से जो विज़न है, क्या उससे ये मुल्क निकल सकता था बाहर क्राइसिस से? अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी राय है, मैं इंसान हूँ, मेरे से गलती भी हो सकती है, ये मेरी राय है, आप मेरी राय सुन लें। मैं आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, मेरी बात सुन लीजिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो जवाब है कि नहीं, तबलीगी जमात का काम उस सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था। इट वॉज नॉट इन कॉन्टेक्स्ट। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुल्ला उमर साहब और उनकी जो साथी थे उनको ये तौफीक दी, वो लोग उठे, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान एक तहरीक बनी, और अल्लाह के फजल से विद इन अ फ्यू ईयर्स पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर एक पीस आ गया और एक सिक्योरिटी आ गई और वो सारा फितना ख़त्म हो गया। तो ये जो मूवमेंट थी मुल्ला उमर साहब की, ये भी तो एक विज़न था ना। तो ये विज़न तो डेवलप करना पड़ेगा ना भाई। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये विज़न भी वहीं से आएगा। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब ने देखा कि यार मेडिकल फील्ड के अंदर इतने बड़े इश्यूज आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं हैं, तो उन्होंने एक काम शुरू किया और इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क इस्टेब्लिश किया। तो ये भी एक विज़न है जो कि एक ब्रॉड विज़न का हिस्सा है। डॉक्टर अमजद साकी साहब ने ये देखा कि गुर्बत बहुत होती चली जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर हैं, और जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं माइक्रो फाइनेंस के, वो इंटरेस्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के से जंग पे खड़ा कर दिया उस बेचारे गरीब इंसान को, और फिर और भी बड़े इश्यूज़ हैं। तो उन्होंने इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस का एक पूरा इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जिसका नाम अखुवत है, जिसके ज़रिए आज लाखों फैमिलीज़ गुर्बत से निकल चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो विज़न है ये भी तो एक विज़न है ना। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि हमें कोई शिकायत नहीं है तबलीग के काम से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हर कॉन्टेक्स्ट में वो काम सफिशेंट नहीं है हुआ। ठीक है जनाब। तो हयात सहाबा जो है ये किताब होनी चाहिए। ये मौलाना यूसुफ कंधालवी साहब ने लिखी थी, कांधलवी साहब ने, ये अरबी में लिखी गई थी, फिर इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ, और बहुत ही रेफरेंस्ड किताब है, और अरब वर्ल्ड में भी काफ़ी ये किताब इस्तेमाल की जाती है। जब आप ये किताब पढ़ते हैं तो इसके अंदर हमें समझ आता है कि सहाबा कराम का क्या रोल था और किस तरह से उन्होंने काम किया। तो हम ये देखते हैं कि सहाबा कराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए, दीन के मिजाज को समझते हुए बड़े विजन के साथ काम किया, बड़े बड़े विजन्स, ग्लोबल लेवल पे सोचा। जभी तो हमारी खिलाफत दुनिया भर में फैल गई, जभी तो हमारे जो इन्फ्लुएंस था पूरी दुनिया में होना शुरू हो गया। अगर वो लोग खुदा न खास्ता रुखसत पे अमल करते, आज़ीमत पे ना करते, तो दीन यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। फिर हम आ जाते हैं अपने असलाफ की तरफ। चलो ये तो सहाबा थे, उसके बाद जो आने वाले लोग थे, वन आफ्टर द अदर, वो लोग सब
अज़ीमत पे खड़े हुए दुनिया भर में उन्होंने दावत काम किया। अगर वो मुजाहिदीन थे तो उन्होंने जिहाद के ज़रिए जो है वो दीन को फैलाया, और अगर वो सूफिया थे और अगर वो मुबल्लिगीन थे तो उन्होंने भी बहुत ही एग्रेसिवली जो है ना वो ट्रैवल करके दीन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। यानी जहाँ जिहाद के ज़रिए दीन नहीं पहुँच सका, वहाँ हमारे जो है ना औलिया के ज़रिए, सूफिया के ज़रिए और मुबल्लिगीन के ज़रिए दीन फैल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पूरे काम के अंदर अच्छी खासी सेक्रीफाइस हुई। ये कोई आसान काम नहीं था जो ये हुआ है, ठीक है। तो दीन जो है दुनिया में जो फैला है वो हमारी सारे आर्मीज़ के थ्रू नहीं फैला। बहुत से इलाकों में कॉन्क्वेस्ट हुई नहीं है, लेकिन लोग जाकर वहाँ बस गए, रह गए, मेहनतें की, ज़िंदगियाँ लगा दी और बहुत बड़े बड़े इलाकों को मुसलमान किया, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, मौलाना इलियास, सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, मुजद्दिद अल-अफ़सानी, शेखुल हिंद, यानी नाम जो है ना इतनी बड़ी लिस्ट है कि हम सोच नहीं सकते। सलाहुद्दीन अय्यूबी, अर्तुगरुल आजकल चल रहा है ना। अच्छा जनाब, मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में कि ये मैं कहानी सुनाऊं ना सुनाऊं। लेकिन मैं ये कहानी सुना देता हूं, जिससे मैं एक चीज़ इलस्ट्रेट करना चाहूँगा आप सबके लिए। और अगर इस कहानी से मेरी बात क्लियर हो जाए तो शायद अल्लाह ताला से उम्मीद है कुछ हमारा भी हिस्सा पड़ जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। मैं ज़रा लेट मी चूज़ माई वर्ड्स केयरफुली। मैं नहीं चाहता कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। देखें, मेरे जो पेरेंट्स हैं माशाल्लाह, दे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल इन द वर्ल्ड। इंतहाई नेक, इंतहाई शरीफ माशाल्लाह, और लोगों पे खर्च करने वाले। और मेरी अम्मी का वाक़या मैं आपको सुना चुका हूँ पहले ही इसी सीरीज़ के अंदर कि किस तरह से वो खर्च करती थी, क्या करती थी, किस तरह से वो हमारे दादा की खिदमत करती थी अपने जेवर बेच कर, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है। अच्छा, लेकिन एक इशू ये था कि चूंकि हमारे वाले साहब सिटी बैंक में थे तो इनिशियली वो इतना ज़्यादा रिलीजियस एनवायरनमेंट हमारे घर में नहीं था, ठीक है। बहुत से घरों में ऐसा होता है, हमारे घर में भी नहीं था। तो चूंकि नहीं था तो हम नमाज वगैरह की पाबंदी नहीं थी। हाँ, अलबत्ता रमज़ान के रोज़े रखते थे बाबा हमारे, अम्मी भी, और जो जुमे की नमाज़ हमारे वाले साहब ज़रूर पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। और जब हम ट्रैवल करते थे तो उस वक्त रह जाता था जुम्मा। जैसे समर्स में यूरोप चले गए घूमने फिरने या कहीं गए तो उसमें अदरवाइज़ जुम्मा हमारे वाले साहब पढ़ते थे माशाल्लाह। और हम लोग जो रोज़े सारे रखते थे, बस ये नमाज़ें नहीं पढ़ते थे। और जो उस ज़माने में थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी ना, जैसा मतलब मूवीज़ देख ली, म्यूज़िक सुन ली, ऐसी चीज़ें होती थी। अब हुआ ये कि चूँकि हमारे वाले साहब सिटी बैंक में थे तो हमारा बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा था और हमारे वाले साहब की पोस्टिंग डिफरेंट कंट्रीज़ में हो रही थी। तो हम जो है लाहौर में भी रहे, हम फ़िलीपींस में रहे, हम कराची में रहे, और हम यमन में रहे, और हम सऊदी अरेबिया में रहे। जब इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा था तो मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब भी हो रही थी,
तो हमारे वाले साहब के जो दोस्त थे कुछ या सिटी बैंकर्स थे, वो लोग करते क्या थे कि वो अपने बच्चों को, ये मैं ज़रा थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि मेरी बात आप समझ सकेंगे, ठीक है। और मुझे पता है कि ये जो मेरी पर्सनल स्टोरीज है ना, उसमें बहुत लोग इंटरेस्टेड वैसे ही होते हैं, तो चलें आप सुन लें कुछ स्टोरी। तो हमारे जो सिटी बैंकर्स उस ज़माने में, उनका ये क्या था, एसओपी था, ये ट्रेडिशन था कि वो अपने बच्चों को जब वो 7th या 8th ग्रेड में आते थे तो यूरोप भेजते थे इन बोर्डिंग स्कूल्स। अब यूरोप में ना बहुत अच्छे बोर्डिंग स्कूल्स हैं, फॉर एग्जांपल यूके में हैं, फ्रांस में हैं, ग्रीस में हैं, स्विट्ज़रलैंड में हैं। तो वो बोर्डिंग स्कूल में जाते थे 7th ग्रेड में, करते 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 दे वुड गो थ्रू हाई स्कूल कर लेते थे। उसके बाद वो चले जाते थे यूएस में वो पढ़ते थे, और जब वो यूएस में पढ़ के ग्रेजुएट करते थे तो बाय दैट टाइम ये जो लोग थे ये रिटायर हो जाते थे सिटी बैंक से, और दे वुड मूव टू द यूएस एंड देन दे विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। अब ये था पूरा एक मॉडल। तो हमारे वाले मोहतरम साहब ने भी ज़ाहिर वो भी इसी उस पर चल रहे थे। तो हुआ ये कि जब हम आए 7वीं जमात में तो हमारा भी फैसला होने लगा कि हमारे साथ क्या करना है। तो हमारे वाले साहब ने एक बहुत अच्छा स्कूल सेलेक्ट किया, उसका नाम था तासिस ग्रीस, TASIS। आई एम श्योर इनकी जो है वो वेबसाइट भी होगी, तासिस ग्रीस स्कूल है एथेंस में। एथेंस जो है वो, मेरा तो इंटरनेट सही नहीं चल रहा है तो आई एम नॉट एबल टू पुल इट आउट। एनीवे, एथेंस जो है इज अ कैपिटल ऑफ ग्रीस। अच्छा, हमारे वाले साहब जो है वो पढ़ाते थे सिटी बैंक एकेडमी में, तो वो एथेंस में थी, तो वो एथेंस गए एक चंद हफ्तों के लिए, तो हमको भी लेके चले गए फैमिली को। हो अच्छा, अब जिस होटल में हम ठहरे थे उसके सामने वो बीच था, और बहुत ही खूबसूरत बीच, और व्हाट अ फिनोमिनल वेदर, और एथेंस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और मुझे वैसे ही स्विमिंग का शौक़ था, मुझको तो जगह पसंद आ गई, और ये फैसला हो गया कि भाई एथेंस जाना है, तासिस। अब वो जो है फॉर्म भी आ गए, अब भरे जा रहे हैं, पेमेंट होने वाली थी। तो अच्छा, ये आ गया है तासिस, ओके। तो अच्छा, स्विट्ज़रलैंड में है, इंग्लैंड में है, पोर्चुगल में है, पोर्टो रिको में है ये स्कूल, ठीक है ना। अच्छा, अब हुआ ये कि अल्लाह का फजल ये हुआ कि जब ये डिसीजन हो रहा था तो हमारे वाले साहब के कोई दोस्त हमसे मिलने आए। हम सऊदी अरेबिया में थे, घर पे आए, क्या हो रहा है, तो उन्होंने फरमाया कि ये हो रहा है। तो उन्होंने इतनी ज़बरदस्त एडवाइस दी, और अल्लाह का फजल होना था मुझ पर, और वो एडवाइस उन्होंने ये दी कि उन्होंने कहा कि सरफराज देखो, अगर आपने इस लड़के को भेज दिया एथेंस, तो होगा क्या कि ये उर्दू से चला जाएगा, उर्दू भूल जाएगा, फिर यूएस चला जाएगा। तो कभी अगर ज़रूरत पड़े कि ये पाकिस्तान आना पड़े तो ये पाकिस्तान को मैनेज ही नहीं कर सकेगा। तो सरफराज आप ये कीजिएगा कि आप इसको पाकिस्तान के किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज दीजिएगा,
पाकिस्तान में भी अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ भेज दें। वहाँ ये कोई पाकिस्तान को समझ लेगा, उर्दू भी सीख लेगा, उसके बाद इसको यूएस भेज दीजिए। क्योंकि हमारे वालिद साहब की खूबी है कि ही इज़ वेरी वेरी माशाल्लाह शार्प, माशाल्लाह वेरी इंटेलिजेंट। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें समझ आ गई बात, और उन्होंने एकदम से जो है ना वो ट्रैक चेंज किया और कहा कि हाँ बेटा बिल्कुल सही, तुमको पाकिस्तान जाना है। अच्छा, मुझे बहुत बुरा लगा और आई वाज सो अपसेट कि जाहिर बात है, आप खुद सोचें ना, आतिफ अब्बासी साहब, आप खुद सोचें। अब आप के जहन में अभी जो है ना एथेंस है, बीचेस हैं, स्विमिंग है, वेदर है, यू नो, और एकदम से आपको कहा जाए कि नहीं भाई बेटा अब आप जाने पाकिस्तान। खैर ठीक है, तो पाकिस्तान हम आए। उस ज़माने में जो सबसे बेस्ट स्कूल था, बोर्डिंग स्कूल था, उसका नाम था कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, विच इज़ द ओल्डेस्ट कैडेट कॉलेज। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वालिद साहब से थोड़ी गलती होगी डेट्स के अंदर, वो चली गई डेट। और उसके बाद जो अच्छे स्कूल्स में, जो स्कूल्स में था एक स्कूल, वो था एबटाबाद पब्लिक स्कूल, वहाँ हमें भेज दिया गया। अब एबटाबाद पब्लिक स्कूल हम पहुँच गए तो पता ही चला कि अक्सर बच्चे जो है ना वो हमारे जैसे ही हैं, मतलब ये कि यू नो अच्छी फैमिलीज के हैं लेकिन बहुत ओरिएंटेड नहीं है अक्सर। तो आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, तो ज़िंदगी गुजरना शुरू हो गई। फिर जाहिर बात है बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर और होती हैं शरारतें, थोड़ी बहुत सभी सीखते हैं, हमने भी थोड़ी बहुत शरारतें सीख ली। अब मुझे मालूम है कि मेरे स्कूल के लड़के भी वॉच कर रहे हैं ये, अब तो लड़के नहीं रहे, तो दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो थोड़ा बहुत हम सब ने शरारतें करते हैं, होता रहा। तो अब हुआ ये कि मुझे याद है कि उस ज़माने में सिर्फ मगरिब की नमाज़ कंपल्सरी होती थी, और वो भी कहीं होती थी, किसी हाउस में होती थी, किसी हाउस में नहीं होती थी, तो वो कभी पढ़ भी लेते थे। अच्छा, अब हमारा एक दिन क्या हुआ कि एक पठान लड़का था, उसने मुझसे पूछा कि तुम जो है जुम्मा क्यों नहीं पढ़ते हो, जुम्मे की नमाज़। तो मैंने कहा कि मेरे घुटने में दर्द होता है। उसने कहा कि अगर तुमने 3 जुम्मे नहीं पढ़े ना तो तुम काफिर हो जाओगे। तो मुझ पे इतना असर हुआ क्योंकि बहुत हैवी डोज था ना, काफिर तो कोई नहीं होना चाहता। तो मुझे पे इतना असर हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन और आज के दिन है, मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई तीसरा जुम्मा मिस किया हो। तो मैं कहता यह था कि मैं काउंट करके, यानी 1 2 हर तीसरे जुम्मे जाता था। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई हमारी, और ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजरी थी। तो दो हुए जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये तो अल्लाह का फजल ही है, मतलब क्या कह सकते हैं, हम तो इस काबिल हैं नहीं, ना थे ना हैं, अल्लाह का फजल था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तो रहमत ही बड़ा ही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे लोगों को ऊपर लेके जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं तो हम जैसे यानी नकारा लोगों को भी थोड़ा सा यानी नवाज देते हैं। तो ये तो अल्लाह का फजल है। अब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी की दुआ थी, क्या था, वो तो अल्लाह को बेहतर मालूम है। लेकिन ये कि बहुत बड़ा अल्लाह का फजल हो गया। आई एम वेरी इंडेटेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर व्हाट हैपेंड इन दैट स्कूल। सबसे पहली कहानी ये हुई कि एक दिन मैं बैठा हुआ था, एंड आई थिंक आई मस्ट हैव बीन इन, मैं 9th क्लास में होऊंगा, हाँ 9th क्लास में मैं था, मैं बैठा हुआ था। तो कुछ मुझे होमवर्क करना था, तो मैं ब्रेक में बैठा हुआ था अब क्लास में और काम कर रहा था। तो पीछे कोई 3 4 लड़के बहस कर रहे थे हमारी क्लास के,
अरे बहस क्या हो रही है, सुने, बहस हो रही है कि दाढ़ी रखना सुन्नत है या फ़र्ज़ है। अब आप कुछ सोचिए कि मैं जो हर तीसरा जुमा पढ़ने के चक्कर में हूँ, और हमारे घर में इतना दीन का माहौल नहीं था उस ज़माने में, तो ज़्यादा दीन की नॉलेज भी नहीं थी हमारे पास, और जो है मुझे उस ज़माने में ये म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, और बड़ा हमें वो था गाना बजाना, बल्कि मैं वो इंग्लिश गाने गाता था तो वो लड़के आके सुनते थे, क्योंकि वो अमेरिकन स्कूल में पढ़ते थे ना हम पहले, तो वो एक्सेंट हमारा थोड़ा सा अमेरिकन एक्सेंट था, तो वो ज़रा बच्चों को अच्छा लगता था अमेरिकन एक्सेंट में गाना सुन। खैर कोई सभी करते हैं, हम भी करते थे। तो ये जो डिस्कशन थी, ये डिस्कशन मुझसे इतनी दूर थी जैसा कि अभी कोई कहे कि जी कौन सा कॉन्सर्ट हो रहा है कराची में, तो बाइबल से कि भाई मुझे ना टाइम है ना मेरा कोई इंटरेस्ट है कौन सा कॉन्सर्ट हो रहा है। अच्छा, लेकिन क्यूरियोसिटी होती है तो वो बहस 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 बहस। अच्छा, कुछ लड़के एक दो कह रहे थे कि नहीं जी फ़र्ज़ है, एक दो कहते हैं सुन्नत है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है। तो उनसे सेटल नहीं हुआ, तो हमारे एक उस्ताद होते थे इस्लामियात के, उनका नाम था अब्दुर्रहमान साहब। तो जो हमारा स्कूल है टोबा पब्लिक स्कूल, ये तकरीबन 52 एकड़्स पे है, ठीक है। तो पहाड़ की स्लोप पे है, तो पहले टीचर्स के रेजिडेंस हैं, फिर एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, फिर इस तरह से हॉस्टल्स हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो अब्दुर्रहमान साहब से जाके पूछते हैं। जी ठीक है। अच्छा, शायद एक पीरियड आगे का ना वो फ्री था पीरियड, तो इन्होंने कहा कि हम जाएंगे। अच्छा, मेरी क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं भी जा सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ चलो। अब ये जो है ना वो फ्री पीरियड में गए ये चारों लड़के, और मैं पीछे 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 मैं भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चला गया। अब मैं थोड़ा पीछे होकर खड़ा हो गया, ये लोग चार खड़े हुए, घंटी बजाई। अब्दुर्रहमान साहब जो है वो पता नहीं बेचारे आराम कर रहे थे, कैलूला कर रहे थे शायद, उठे। हाँ भाई क्या बात है सर, ये दाढ़ी रखना जो है ये फ़र्ज़ है या सुन्नत है? अच्छा, अब चूंकि स्कूल के अंदर बहुत से लड़के ऐसे भी थे जो काफ़ी सेकुलर फैमिलीज़ के भी होते थे, उसमें जनरल्स के बच्चे भी थे, मिनिस्टर्स के बच्चे थे, एमएनएस के बच्चे थे, समझे ना, बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड के, उसमें गांव के बच्चे भी थे उसमें। तो अब्दुर्रहमान साहब समझ गए कि यार ये तो बड़ा लोडेड सा क्वेश्चन है, अब जवाब देता हूँ तो फंसूँ नहीं। ही वॉज वेरी शार्प, तो समझ गए कि चक्कर है। तो उन्होंने कहा सुने ज़रा, कहते हैं ये कौन सा सवाल है यार? लड़कों का क्या मतलब सर, कि ये भी कोई सवाल है कि फ़र्ज़ है सुन्नत है? भाई दाढ़ी जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुजूर की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, उनका तरीक़ा है। लड़कों ने कहा सर हमें पता है कि हुजूर का तरीक़ा है, ये बताएं कि फ़र्ज़ है सुन्नत? फिर वही बात है, फ़र्ज़ है सुन्नत है यार, ये कैसा सवाल है? अच्छा, उन लड़कों ने बड़ी कोशिश की कि सर से उगलवाएं, लेकिन सर जो है ना वो उनसे ज़्यादा समझदार थे। फिर वही सवाल कर रहे हो यार, तुम फिर वही सवाल कर रहे हो। अच्छा, हुआ ये कि हम, ये तो अच्छे लड़के थे सारे, हम पीछे खड़े हुए थे खताकार गुनाहगार। जब उन्होंने कहा ना कि हुजूर की सुन्नत है, ओए ओए सुभान अल्लाह, वो बात आके ऐसी लगी ना, ठक, इतने ज़ोर से लगी कि मैं तो हिल गया ना। और मैंने ये सोचा कि सुलेमान अहमद साहब, ये नमाज़ें रोज़े तो हम रखते हैं, नमाज़ें पढ़ना, बहुत नेक बनना,
तिलावत करना, ज़िक्र करना, इस तरह का नेक आदमी बनना तो अपने बस का नहीं है और शायद ज़िंदगी भर ना हो सके। ठीक है, तो एक काम कर लो, कर लेता हूँ। ये काम तो नहीं हो पाएंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कम से कम दाढ़ी तो रख लेता हूँ यार, ये काम कर लेता हूँ यार। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये तो कह दिया सर ने, और हुजूर की सुन्नत है, चलो ये एक काम कर लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि दाढ़ी रख लो यार। अच्छा, अब वो लड़के वापस गए बड़ा बुरा भला कहते हुए, सर को देखो ऐसे होते हैं लोग, ऐसे होते हैं, जवाब नहीं देते। तो मैं अपनी सोचों में गुम, मैंने कहा यार चलो सुलेमान अहमद यार ये कर लो काम यार। अच्छा, अब जाहिर बात है जब मैं 9th में था, मेरी एज थी 14, समझे ना। तो 14 में अब व्हाट्सएप ग्रुप है ना हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप जो लोग आना चाहते हैं आ जाएं, मुझे रिमाइंड कराएगा। मैं अपनी उस पब्लिक स्कूल एबटाबाद की ना 1-2 तस्वीरें डाल दूंगा उस ग्रुप पे, तो आप देख लेंगे कि वो जो चिल्लू थे ना हम, यू माइट एंजॉय दैट पिक्चर। तो हम जो है जनाब, हमने दाढ़ी रख ली। अच्छा, इशू ये था कि दाढ़ी रखने की तो इजाज़त ही नहीं थी स्कूल में। तो अब थोड़े थोड़े बाल आए थे, थोड़े थोड़े नहीं थे, बकरे की तरह आते हैं, ठीक है। तो क्या अशार आ रहे हैं भाई, बड़े बाज़ौक़ लोग हैं यार इस ग्रुप के अंदर, वाओ। नहीं, अब्दाल हम नहीं बने। अच्छा, कैसे ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप? उस तरह ज्वाइन करना है कि आपने मैडम शज़ा राना साहिबा को मैसेज करना है और वो आपको इसमें डाल देंगी। और मैडम शज़ा साहिबा का जो नंबर है, मैडम साहिबा आप खुद ही डाल दीजिए, या ये आतिफ अब्बासी अल्लाह इनको खुश रखे, इनको सबके नंबर याद हो चुके हैं, ये डाल देंगे अभी, ठीक है। और मुझे फिर रिमाइंड भी करा दीजिएगा, अब मुझे भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर वो डाल दें तस्वीर, तो मैं डाल दूँगा। वो हमारा एक्चुअल में हमारी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ आई भी है। वाकई अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी को हिदायत देना चाहते हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब सोचें ना, वहाँ हमारा बैठा होना, पीछे बहस का होना। अब हुआ ये कि हमने तो कहा दाढ़ी रख ली, दाढ़ी रखने की इजाज़त थी नहीं। वो कहते शेव करो। किसको इजाज़त थी? उन लड़कों को इजाज़त थी कि जो हाफिज़ होते थे ना, हाफिज़, उनको इजाज़त होती थी। या कोई आदमी ये कह के जी मैंने तो इस्लाम के लिए दाढ़ी रखी है। अब वहाँ क्या हो, अच्छा सख्ती बहुत थी स्कूल में। अब 2-4 दिन के बाद जब वो इंस्पेक्शन हो रही थी, हम भी खड़े थे लाइन में, तो प्रीफेक्ट ने कहा ये क्या यार हैं? शाहरुख आबिद साहब, आपने यहाँ नंबर नहीं डालना अपना, आपने शज़ा अकबर साहिबा को व्हाट्सएप करना है, तो वो डालेंगे आप। तो उन्होंने कहा कि, उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा कि ये दाढ़ी है। उसने दाढ़ी है? क्या मतलब? तो मैंने कहा कि मैंने ना इस्लाम के लिए दाढ़ी रखी है। वो तो बेचारा ऑलमोस्ट हंस पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर कोई बोर्डिंग स्कूल में हर किसी को जानता है ना। उसने कहा तुमको इस्लाम की खातिर दाढ़ी रख ली। अब वो ये कहना चाहता है नमाज तुम नहीं पढ़ते, म्यूज़िक तुम सुनते हो, गाने तुम गाते हो, और बाकी थोड़ी छोटी मोटी शरारतें तुम करते हो, तो तुमको दाढ़ी का कैसे आ गया यार ख्याल? तो उसने कहा तुम कहाँ से दाढ़ी रख लो यार? मैंने कहा देखो, मैंने कहा भाईजान बात असल में ये है कि मैं दाढ़ी इस्लाम के लिए रख ली है। उसने कहा ठीक है, फिर अगर तुमने दाढ़ी रख ली है, अब तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते, अब इसको बढ़ाओ, मतलब या तो तुम शेव करो या फुल रखो, ये बीच का काम नहीं चलेगा, समझे? मैं कहा नहीं भाईजान कैसे चलेगा, मैंने रख ली है।
अब जनाब कोई मुझे बकरा कहे, कोई मुझे कुछ कहे, ऐसे मेरा रिकॉर्ड लगाया ना लड़कों ने। तो मैंने कहा कि भाई जो करना कर लो। अच्छा, मैं दिल में सोचता था कि यार ये जो कुछ कहना है कह दो, ये तो मेरी एक ही निशानी है इस्लाम की सही तौर पे ना, अदर देन रमज़ान के रोज़े। तो मैंने कहा भाई ये तो मैं नहीं छोड़ सकता ना यार, ये एक तो है, तुम्हारे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारे पास तो एक ही चीज़ है, तो हम तो इसको नहीं छोड़ सकते। जब लड़कों ने बहुत मुझे तंग किया तो एक दिन मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की, बड़े रो रो कर, या रोया नहीं रोया आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मैं बहुत गिड़गिड़ा के दुआ की। मैंने कहा अल्लाह मियाँ आपके लिए मैंने दाढ़ी रख ली है, आप इसको ना बड़ी भी कर दीजिए प्लीज़, इसको बहुत बड़ी कर दी दाढ़ी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसी दुआ सुनी कि दाढ़ी हमारी बड़ी होने लग गई। अभी मैं अगर ट्रिम ना करूँ तो इतनी बड़ी हो जाए माशाल्लाह। तो ये हो गया पहला काम। लेकिन दाढ़ी की वजह से अभी दाढ़ी ही थी बस, नमाज वमाज कुछ नहीं थी। इसीलिए अल्लाह के फजल से मैंने कभी दाढ़ी शेव ही नहीं की। ये कभी शेव नहीं हुई है, कटी है। वो जेल में काट दी पकड़ के एक दफ़ा क्रोएशियंस ने, जालमों ने। तो ऐसा कुछ हुआ है एक दो दफ़ा, लेकिन कभी दाढ़ी अल्लाह के फजल से शेव नहीं हुई। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए। अब आती स्टोरी नंबर 2। स्टोरी नंबर 2 क्या हुई, इधर गौर से समझिएगा, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हुआ ये कि हमारे पास डिफरेंट सोसाइटीज़ होती थी एपीएस में, एप्टिवा पब्लिक स्कूल में। अच्छा, उस ज़माने में स्कूल बड़ा ज़बरदस्त था, आजकल भी मतलब फिनोमिनल स्कूल, मतलब ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा स्कूल है माशाल्लाह। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वहाँ का ग्रेजुएट हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि वो वाकई बहुत अच्छा स्कूल है माशाल्लाह, अब भी अच्छा है। हमारे पास मुख्तलिफ सोसाइटीज़ होती थी, इंग्लिश सोसाइटी, उर्दू सोसाइटी, हाइकिंग क्लब, और जो है माउंटेनियरिंग क्लब, शायद माउंटेनियरिंग नहीं था शायद, डिबेटिंग क्लब, गार्डनिंग क्लब, फलाना क्लब। अच्छा, हर स्टूडेंट को किसी एक सोसाइटी का मेंबर होना ज़रूरी था और उसकी एक्टिविटीज़ होती रहती थी क्लब्स की। अच्छा, जो हमारे बड़े बड़े क्लब्स थे ना, उसमें एक उर्दू क्लब बहुत बड़ा था और एक इंग्लिश क्लब बड़ा था। ये द इन्फ्लुएंशियल क्लब्स थे। इन क्लब्स के हर साल इलेक्शंस होते थे और आप कुछ लोग खड़े होते थे। जो क्लब का प्रेसिडेंट होता था वो एक बड़ा ऑनर होता था। क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी थी तो मैं इंग्लिश क्लब का मेंबर हो गया था, और जब आप मैट्रिक में पहुंचते थे तो वो होता था इलेक्शन। तो चूँकि मैं इसी क्लब का मेंबर था, करते 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 मेरी इंग्लिश भी अच्छी थी, तो ये एक्सपेक्टेड था कि मैं जीत जाऊंगा इलेक्शन। तो मैं बड़ा था कि इलेक्शन जीत जाऊंगा, और मेरा लड़कों से ताल्लुक़ भी अच्छा था और मुझे पता था लड़के मुझको वोट भी देंगे। तो हमारे क्लब में एक लड़का आया, वो भी हमारा क्लास फेलो था, पता नहीं आजकल कहाँ है, खालिद था उसका नाम। उसकी फैमिली जो थी वो ब्रिटेन में थी, वो ब्रिटेन से आया था पढ़ने। उसकी भी इंग्लिश अच्छी थी। तो उसने क्या किया कि जिस दिन इलेक्शंस थे, अल्लाह उसको हिदायत दे, वो लड़कों को ले गया कैफेटेरिया और सबको ना एक एक पेप्सी पिलाई, इस प्रॉमिस पे कि अगर आप कोई पेप्सी पिलाऊंगा आप मुझको वोट दें। अब देखें, ये तो लगता है कि बहुत पुराना प्रॉब्लम है ना इलेक्शंस का, हमें पता ही नहीं कि पीछे हो रहा है। अगर होता हम भी पिला देते पेप्सी, हमें पता ही नहीं था ऐसे भी हो सकता है, और हम इलेक्शन हार गए। और ठीक ठाक क्लास ली लड़कों ने, हार गए, ये हो गया वो हो गया। मैं इतना परेशान, मैंने कहा किस मुसीबत में फंस गया हूँ, अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ क्लब के अंदर। तो मैंने सोचा था यार मैं क्लब स्विच कर लूँ। अब स्विच करके किस क्लब में जाऊँगा, जिस क्लब में जाऊँगा वो लोग कहेंगे यार तुम वहाँ से हार के यहाँ आए, हाय आयो तुम,
तुम शर्म नहीं आती? अब मैं अपने क्लब में मुंह दिखाने काबिल नहीं हूँ, किसी और क्लब में जाऊँगा तो वो ये कहेंगे तुम हार के आए हो। मैं इतना परेशान, मैंने कहा कहाँ फंस गया हूँ यार। इस खालिद के बच्चे ने तो, अच्छा लड़का बहुत अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, बस उसने ये हरकत की मेरे साथ। पूरा नाम याद नहीं मुझे उसका, लेकिन मैं भूल नहीं सकता उसको। अपनी क्लास का ही था लड़का, दोस्त भी था। कहते हैं कि मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्ते कफन, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे, बागबान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तक क्या था वही पत्ते हवा देने लगे। ये वही थे खालिद। देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। अब अल्लाह का निज़ाम ये चला, हमारे थे अमीन साहब, और अमीन साहब बहुत सीनियर टीचर थे, और ही वॉज क्या थे अमीन साहब, यानी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की बात उनकी पोजीशन थी, नाम पोजीशन के भूल गया मैं। बहुत सीनियर थे और इस्लामियत पढ़ाते थे, बहुत ही फिनोमिनल आदमी थे। तो अमीन साहब जो थे वो इस्लामियत पढ़ाते थे। अब वो इस्लामियत पढ़ाने आए हुए थे एक दिन। अमीन साहब ने शोशा छोड़ दिया, कहने लगे कि मैं सोचता हूँ, अब सुने, मैं सोचता हूँ कि हमारे पास जो है ये क्लब है, वो क्लब है, वो क्लब है, वो क्लब है, लेकिन हमारे पास कोई इस्लामिक क्लब तो है नहीं। तो इस्लामिक क्लब भी होना चाहिए, इस्लामिक सोसाइटी भी होनी चाहिए। अच्छा मेरे कान खड़े हो टिंग। तो क्या अगर हम इस्लामिक सोसाइटी बनाएंगे तो क्या कोई है जो उसमें इंटरेस्टेड होंगे? तो हुआ ये कि सबसे पहले हाथ मेरा खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? इसलिए मैंने कहा यार कोई नई सोसाइटी बनेगी ना तो वहाँ चले जाओ, और नई सी चीज़ बन जाएगी, वहाँ अपनी इज्जत भी बन जाएगी, समझे, और जो है परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। ये ठीक है यार। मैंने कहा मैं तैयार हूँ। एक दो लड़कों ने और जो है वो हाथ खड़ा किया। तो उन्होंने कहा एक काम करें सुलेमान अहमद, कि आप जो है मैं आपको एक हफ़्ता देता हूँ, आप जाके लड़कों से बात करें। अगर आप 40 लड़कों के सिग्नेचर दे लें तो हम ये सोसाइटी शुरू कर देंगे। मेरे कोई मसला ही नहीं है। अब हम गए। ये वाक़ई गौर से सुने कि इसमें बहुत सारे लेसन हैं यार। अच्छा हमारी नीयत तो थी नहीं ना, हमारी नीयत तो सिर्फ एक क्लब की थी। मैं जाके लड़कों से कहा कि यार सुनो, इस्लामिक सोसाइटी बन रही है, तुम उसमें आ जाओ। लड़कों ने कहा क्यों भाई? इसलिए कि तुम वहाँ के प्रेसिडेंट बनो। हैं, इलेक्शन हारने का मतलब ये है कि तुम जो इस्लाम। अच्छा अब वो जनाब लोगों ने सुनाना शुरू कर दी मुझे, तुम तो मुनाफिक हो, तुम तो इस्लाम के नाम पे कुछ करना चाहते हो। मैं कहा भाई अल्लाह का खौफ करो यार, सोसाइटी बनाना चाहते हैं ना, इसमें मुसीबत नहीं। तुम इसलिए बनाना चाहते हो, तुम प्रेसिडेंट बनना चाहते हो। अच्छा बात तो सही थी, हमने झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं कहा नहीं इसलिए तो नहीं करना चाहते, फिर तुम क्यों इस्लामिक सोसाइटी बनाना चाहते हो? मैं कहा इसलिए कि हम मुसलमान हैं। तो कहते मुसलमान तो हम भी हैं। मैं कहा हम अच्छे नहीं हैं मुसलमान। तो कहने लगे तो क्या हो गया, तुम भी अच्छे मुसलमान नहीं हो, हम भी अच्छे मुसलमान नहीं, तो क्या हो गया यार? तो मैं कहा हमें अच्छा मुसलमान होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? मैंने कहा इसलिए कि हमको मरना है। तो उन्होंने कहा कि तो क्या हो गया, मरना तो सबको है। मैं कभी कभी मौत आ सकती है। अच्छा अब मैं उनको समझाऊँ, कभी मौत आ सकती है, फलाना ये वो। मस्जिद हमारी आबाद ही नहीं है, फजर की कभी जमात ही नहीं हो पाती फजर में, कि लोग पहुँचते ही नहीं कोई फजर के अंदर। ये क्या तरीका है कि मस्जिद में फजर में नमाज ही नहीं होती हमारे स्कूल में। अब वो कहेंगे तुमको क्या तकलीफ़ है? मैं कहा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, ये होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, तुमको ये क्या तरीका, मुसलमान हो तो ठीक तरह से होना चाहिए। लड़कों ने कहा कि अच्छा एक बात सुनो, तो तुम तो नमाज नहीं पढ़ते ना? तो मैं कहा तो इसमें क्या परेशानी है, पढ़ लेते हैं। कहते पढ़ो फिर, तुम पहले पढ़ो। मैं कहा ठीक है मैं पढ़ता हूँ। अच्छा तुम तो म्यूज़िक सुनते हो? तो मैं कहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं सुनेंगे, ये कौन सा प्रॉब्लम। मैं कहा अच्छा पहले बहस तो ये हुई कि मैंने कहा म्यूज़िक हराम नहीं है, नहीं म्यूज़िक बना है नहीं। अच्छा पहले ये बहस हुई, किसी ने हदीस दिखा दी मुझको कि म्यूज़िक सही नहीं है।
मैं कहा अच्छा चलो नहीं म्यूज़िक सुनते यार, ठीक है। अच्छा हुआ ये कि वो एक हफ्ते तक मैंने इतना बोला कबर 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 के एक हफ्ते के बाद ना एक्चुअली मुझे डर लगना शुरू हो गया कबर से। मुझे वाकई सोचना शुरू कर दिया मैंने कि यार ये तो बात तो सही मैं कह रहा हूँ, वाकई मरना तो है और वाकई नमाज नहीं पढ़ते हम। तो औरों का फ़ायदा हो या ना हो कि मेरा ना कुछ हिल गया, मेरा सिस्टम थोड़ा सा सेट हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, सही है, हम भी अच्छे मुसलमान हो जाते हैं, कोई बात नहीं। दाढ़ी तो पहले से थी। तो लेकिन बहुत लेदे हुई और बड़े मैंने ताने सुने और बड़ा मुझे तंग किया लड़कों ने। मैं कहा क्या मुसीबत, खैर मैं कहा हिम्मत नहीं आनी सुलेमान अहमद, अब तो शुरू कर दिया ना, अब पीछे नहीं हटना। और अल्लाह के फजल करम से अब्दुर्रहमान ख़ान साहब, हमने जो है वो 40 नाम जमा करके हम चले गए किसके पास, अमीन साहब के पास। तो हाँ हेड हाउस मास्टर थे वो, हाँ हेड हाउस मास्टर थे। उनके ऑफिस चला गया मैं। हाँ भाई जी बोलें। मैं नाम ले आया, मैं बैठा। तो उन्होंने कहा कि मैंने बात की है सुलेमान अहमद साहब, प्रिंसिपल साहब से, वाइस प्रिंसिपल साहब से। तो सब टीचर्स में डिस्कशन हुआ और ये फ़ैसला हुआ है कि इस्लामिक सोसाइटी नहीं बननी चाहिए। इसलिए चूँकि सब मुसलमान हैं तो उन मुसलमानों में एक अलग सा ग्रुप बनना मुनासिब नहीं है, तो इस्लामिक सोसाइटी नहीं बननी चाहिए। तो बेटा कोई बात नहीं, इसको रहने दें। मुझे पर तो ऐसा लगा ना बिजली गिर गई। अब मैं कुछ बोल नहीं सकता अमीन साहब को, यार आपने क्या मेरे साथ हशर कर दिया, एक हफ्ता मेरा तो जान अजाब हुई हुई थी। अब मैं जाऊंगा और जाके ये कहूँगा कि इस्लामिक सोसाइटी नहीं बन रही, तो जो जो थोड़े बहुत जूते नहीं पड़े थे पूरे स्कूल के अंदर वो भी पढ़ेंगे और बिल्कुल मतलब बेइज्जत करके लड़के कह देंगे देखो ये मजाक था तुम्हारा यार, इस्लामिक सोसाइटी, इस्लाम इतना हंगामा मचाया, वो बननी नहीं थी। मैं परेशान, उफ तौबा। अब वो परेशानी के हाल में जा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। अच्छा हाँ, मेरी एज थी, आई वॉज इन 10th क्लास शुरू हुई थी, तो मेरी एज थी 15 साल। चलो 25 साल होती ना आदमी फिर भी समझदार होता है, 15 साल में क्या समझ होती है। मैं परेशान मैं जा रहा हूँ मैं। अच्छा दूसरी बात ये थी कि मुझे ये भी समझ उस वक्त आ गया था कि यार वाकई लड़कों को नमाज़ पढ़नी चाहिए। फजर की जमात नहीं हो पाती, इमाम साहब बेचारे इतने गम से अजान देते हैं, खड़े होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, वो अब कोई लड़का जाता ही नहीं है। मतलब ये भी तो कोई तरीक़ा नहीं है ना। और भी बदमाशियाँ तो लड़के करते ही थे, कोई सिगरेट पी रहे, कोई ये हंगामा। एक बार पब्लिक स्कूल में सारे बच्चे शरीफ तो थे ही नहीं, हम भी नहीं थे तो और भी नहीं थे, ये उल्टे सीधे काम भी करते थे सारे, सब नहीं कुछ करते थे। मैं परेशान, मैं गया, मेरा रूम नंबर 8 था, सर सैयद हाउस। अच्छा वो ना सारे जमा हो गए, सारे शहर के बच्चे जो जिनको हमने दुम में आग लाई थी ना, क्योंकि बीच में दीनदार लड़के भी थे। अब वो जो दीनदार जो लड़के थे वो आ गए थे मेरी तरफ। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको जमा करके कहा, मैंने कहा तो बात असल में ये है कि स्कूल वाले कह रहे हैं कि इस्लामिक सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, कोई ऑफिशियली नहीं करेंगे, हम अनऑफिशियली इस्लामिक सोसाइटी चलाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि स्कूल के अंदर चेंज आ जाए। इसके तुम लोग तैयार हो? तो हाँ। क्या करना होगा? मैं कुछ नहीं करना होगा, मैं बैठ के प्लान करेंगे। हाँ जी हम तैयार। अब वहाँ से इस्लामिक सोसाइटी बन गई। अच्छा उसका हमने पहले पूरा प्लान बनाया कि देखो सबसे पहले जो इस्लामिक सोसाइटी के मेंबर्स हैं ना, अच्छा उसमें हुआ ये कि जो 40 लोग थे ना उसमें से तो 10-15 वैसे ही भाग गए और ले दे कर कोई 20-25 रह गए। तो मैंने कहा कि देखो भाई ये 20-25 लोग जो है इस्लामिक सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं, सबसे पहले तो हमने नमाज़ पढ़नी है, हमने ये उल्टे सीधे काम नहीं करने, सिगरेट नहीं पीना, कुछ नहीं करना। और वो लड़के थे डिफरेंट हाउसेस के। तो हमने पूरा प्लान बनाया कि सुबह जो है ना हम सब एक दूसरे को उठाएंगे और फजर की नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे और हर नमाज़ पढ़ेंगे। तो सडनली
अल्लाह का निज़ाम, फजर में जमात होने लगी मस्जिद में और तकरीबन कोई 10-15 लड़के आने लगे। तो इमाम साहब ने पूछा कि ये क्या हो गया है तुम लोगों को, ये कैसे हुआ है? स्कूल वालों ने कहा नहीं, स्कूल वालों ने कहा, टीचर्स ने कहा, फिर कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि जी हमने इस्लामिक सोसाइटी बनाई है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। अब वो इस्लामिक सोसाइटी चलना शुरू हुई। अब वो जो होते हैं ना, ये जो फितना पर्दाज टाइप के जो लोग होते हैं, अच्छा शायद वो फितना पर्दाजी थी या वो इखलास का था, अब उन्होंने आगे हमें छेड़ना शुरू कर दिया। अब आके एक लड़के ने कहा कि इस्लामिक सोसाइटी है ना, हाँ, तुम्हारा क्या काम है? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है ना, हाँ है। तो किसी ने लाके मुझे, अच्छा हम मेरे पास तो नॉलेज थी नहीं, एक सामने लाके हदीस सुनाई कि जब किसी बुराई को देखो तो उसको हाथ से रोक दो या उसके खिलाफ बात करो या उसको दिल में बुरा समझो, और दिल में अगर जो बुरा समझना है ये सबसे कम दर्जा है ईमान का। ये हदीस पढ़ा दी मुझको, ठीक है, हदीस है। अब हमें किसी ने ये तो नहीं समझाया ना, इस हदीस का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हालात को देखा जाता है, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, उसका तो हमें नहीं पता था। हदीस सुना दी। तो सुलेमान अहमद साहब, ये कैसी इस्लामिक सोसाइटी है? यहाँ तो ब्रशेस है ना, ब्रशेस जूतों के और शेविंग के, उसमें तो सूअर के बाल हैं। तो मैंने कहा सूअर के बाल हैं तो क्या हो गया? फिर कोई हदीस लाके किसी ने दिखाई। अच्छा, अब उनको पता चल गया था कि इसको छेड़ो जाके सुलेमान को। हाँ भाई क्या हो गया भाई? तो उसमें यह था कि सूअर के बाल इस्तेमाल करना भी हराम है। अच्छा, ये तो हराम काम हो रहा है। मैंने कहा अच्छा भाई। तो हमने जाके इंस्पेक्ट किया, किसी का ब्रश लिया, उसने कहा नहीं भाई नहीं, ये नहीं है सूअर के बाल। मैं कहा उसमें लिखा होता ब्रिस्टल, तो ब्रिस्टल का मतलब होता सूअर का बाल। तो मैं कहा इसमें लिखा है ब्रिस्टल। फिर किसी ने लाके डिक्शनरी दिखाई, उसमें कहा नहीं प्लास्टिक के इसको भी ब्रिस्टल कहते हैं। तो कैसे मालूम करें? अब इसके ऊपर कमेटी बैठ गई, कमेटी तो नहीं बैठी थी, हम सब बैठ गए इसके ऊपर, इसको कैसे सेटल करेंगे कि ये ब्रिस्टल ये सूअर का बाल है या प्लास्टिक है। अच्छा, किसी लड़के ने एक आइडिया दिया, पता नहीं कौन था, उसने कहा यार एक काम करते हैं, ये जो बाल है ना इसको लेकर ना इसको आग लगाओ, अगर प्लास्टिक का होगा ना तो ये जल जाएगा, और अगर ये सूअर का बाल होगा ना तो ये नहीं जलेगा। हाँ वेरी गुड, अल्लाह अकबर। चलिए कहानी में मुकम्मल कर लेता हूँ, टाइम हो गया है। तो ये डिटेल्स है ना, मैंने बहुत कम लोगों को सुनाई है। चलें आप लोग सुन लें ज़रा, आपको आप एंजॉय करें। तो हुआ ये, फ़ारूक अहमद साहब की आग लगाई, तो वो जो ब्रश था ना उसका बाल वाकई नहीं जला, बल्कि एक बहुत ही गंदी स्मेल उसमें से आई ना, नॉट प्लास्टिक बट समथिंग, जैसे वाकई एनिमल टाइप की स्मेल आई। उफ, और तेरी यार ये तो सही, ये तो है। और वो जिसका ब्रश था उसका मुँह, छोटा सा मुंह निकल आया। हमने कहा देखो भाई सुनो, हाथ से रोकना है यार, तो या तो तुम दे दो शराफत से, या हम लेंगे तुमसे। अच्छा, वो एबटाबाद पब्लिक स्कूल के अंदर सारे लड़के तो ऐसे नहीं होते, लेकिन चंद लड़के जो है ना थोड़े से एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो शुरू में मैं गया था, मैं थोड़ी पिटाई विटाई हुई मेरी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे फील हो गया कि नहीं यार थोड़ा सा ना ये लड़ाई वड़ाई थोड़ी सी तो आनी चाहिए। उसकी वजह से हम वो करते थे, बॉडी बिल्डिंग करते थे, पुशअप्स करते थे, फना करते थे कि यार थोड़ा सा। तो हुआ ये, अब्दुल कुद्दूस कुरैशी साहब, कि हमने इसको थ्रेट किया। वो लड़का जूनियर था, उसने ले लें भाई क्या कर, मैं इसको बेच नहीं सकता। बाप मैं कहा कोई बेच, अस्तगफुरुल्लाह, सूअर का प्रोडक्ट बेचोगे यार, किसको बेचोगे?
कहाँ दोगे? मैं किसी को तोहफा, तुम तोहफा दोगे? या तुम, जो तुम्हारे लिए हराम है तो तुम किसी और को तोहफा कैसे दे सकते हो यार? ये तो ख़त्म, एंड ऑफ द स्टोरी। तो वो हमने उससे पकड़ा, तो उसने कहा भाईजान, हाँ जी। तो अपने सीनियर को भाईजान कहते हैं। मेरे कमरे में तो उसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी। अच्छा, वो चाइना से आते थे ये, समझे ना, और वो बिकते थे। चलो भाई इधर आओ, निकालो यार। अब क्या बोलें, शरीयत के सामने तो कोई बोल नहीं सकता ना कोई। वो अच्छा, जो मेरे साथ लड़के थे उनको भी काम मिल गया करने के लिए। हाँ यार, इस्लामिक सोसाइटी कितना बड़ा काम करी। अब हमने क्या किया कि वो सर सैयद हाउस से शुरू हुआ, वो जमा होना शुरू है, जमा होना शुरू है, जमा होना शुरू है। वो बात चलेगी प्रीफेक्ट्स तक, तो लोगों ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, प्रीफेक्ट्स से हमारी सब जान निकलती थी, सख्त होते थे, बहुत सख्ती करते थे। किसने कहा कि ये तो बात नहीं है। सबसे बड़ा जिहाद ये है कि जो है आप क्या, कि आप बादशाह सल्तनत वक्त के सामने जो हक बात कहना जिहाद है। ये क्या तरीका है कि हम लड़कों से तुमने ले लिया तो प्रीफेक्ट सामने, मैं कहा अच्छा मेरे बच्चे लगते हो। अब हम प्रीफेक्ट सामने जाके उनसे उलझ गए। उन्होंने कहा ये क्या मुसीबत है भाई, वहाँ हंगामा खड़ा हो गया। अच्छा, हमने कहा कि ये अपने हाउस में नहीं लेंगे, हम और हाउसेज से भी लेंगे। अच्छा, वो लड़कों वहाँ भेजा। वो एक दिन में किसी ने, अच्छा ये भी हुआ कि किसी ने कहा कि हम नहीं देते, तो फिर वो थोड़ा सा स्कफल भी हो गया। खैर वो हमने जो है ना पकड़ लिए सारे ब्रशेस। लड़कों का नहीं, हम सर से बात करेंगे, हम टीचर्स को कहेंगे, और जो है ये हम वापस लेंगे, ये कोई तरीका नहीं होता, तुमको कोई हक नहीं है, तुम अपना इस्लाम अपने तक रखो, फलाना। ये जो हंगामा हो रहा था, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि इससे पहले कि हमारे प्रिंसिपल साहब या टीचर्स कोई स्टेप उठा लें, या तो हमने प्लान किया कि इससे पहले कुछ हो ना, इनको आग लगा दो यार, ये आग लगा दो। हमने क्या किया कि अगले दिन फजर के फ़ौरन बाद या फजर के आसपास जो है ना, हमारे पास वो स्टील के वो होते थे, कचरे के डब्बे स्टील के, उनमें डिफरेंट जगह डब्बों में डाला और आग लगा दी। अब हुआ ये कि जब हमारे आए टीचर्स, क्लास सुबह हुई और स्कूल शुरू होने लगा, तो क्या देखते हैं ऊपर से पहाड़ की चोटी, वो था स्लोप पे, क्या देख रहे हैं कि जगह जगह से ना धुआं उठ रहा है। हम इतने यानी ना समझ थे कि हमने ये सोचा ही नहीं कि जब आप आग लगाएंगे तो धुआं उठेगा। जब धुआं उठेगा तो वो तो दूर से नज़र आएगा। तो टीचर्स ने पूछा ये क्या हो रहा है, ये हॉस्टल में ये धुआं क्यों उठ रहा है जगह जगह से? तो पता चला कि जी ये तो आग लगी हुई है, ये तो ये ब्रशेस को आग लगा दी है। तो किसने आग लगा दी भाई? तो भाई सुलेमान अहमद ने आग लगा दी। अब इससे जो है ना एक हंगामा, अभी मैं बता रहा हूँ कि शुरू कैसे हुआ। एक पहला हंगामा खड़ा हो गया। अभी ये हंगामा ही ख़त्म नहीं हुआ था कि एक और हंगामा खड़ा हो गया, फिर तीसरा हंगामा खड़ा हो गया। तो ये एक अजीब किस्म का जो है ना वो जंग खड़ी हो गई हमारे छोटे से ग्रुप में और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आगे कह दिया कि ये तो सतर, तो घुटने तक सतर होता है सुलेमान अहमद। अच्छा, हमें पता ही नहीं था क्या मतलब होता है सतर। सतर मतलब ये होता है घुटना अगर से ऊपर एक्सपोज होता है तो गुनाह होता है। मैंने कहा अच्छा फिर, तो ये जो हमारी स्पोर्ट्स होती हैं वो तो शॉर्ट्स में होती हैं, तो स्पोर्ट्स शॉर्ट्स में नहीं हो सकती ना भाई। तो इस्लामिक सोसाइटी कुछ करे इस बारे में। हम फौज चढ़ गई हमको, हमने जाके कह दिया कि जी हम तो शॉर्ट्स में नहीं खेलेंगे, इस्लामिक सोसाइटी के लड़के भी नहीं खेलेंगे और भी नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा 25 साल का ट्रेडिशन है स्कूल का, आप कौन होते हैं इस बारे में बात करने वाले? मैं कहीं बात करने वाले तो होते हैं इसलिए कि तो शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है, हम तो ये नहीं खेलेंगे। अब उस पर फिर एक हंगामा खड़ा हो गया, झगड़ा खड़ा हो गया। फिर लड़कों को, कुछ लड़कों ने कोशिश की ट्रैक सूट पहन के खेलने की, उनको परमिशन नहीं मिली, उनको पनिशमेंट्स मिली, उनको मुर्गा बनाया गया, उनकी पिटाइयाँ होना शुरू हो गई। यानी वो तो अब वो जो हंगामा हो सब मुझ पे आए। अब जब ये सारे हंगामे शुरू हो गए, अल्लाह माफ़ करे, तो हम पे आया एक एतराज़ ये आया कि तुमको तो नॉलेज ही नहीं इस्लाम की,
तुमको किसने राइट दिया है कि तुम इस्लामिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन जाओ, वो भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड? तो मैंने दिल में सोचा कि बात तो इनकी सही है, बात इनकी सही है, तो क्या करूं? मैं मस्जिद चला गया। अच्छा, मेरे ख्याल में ये था कि मस्जिद जाऊंगा ना कोई मुझे किताब मिल जाएगी इस्लाम के ऊपर, तो मैं पढ़ूंगा, तो मैं नॉलेज मुझे मिल जाएगी। जब मैंने देखा तो यार अल्लाह का निज़ाम ये था कि कोई किताब थी ही नहीं। यानी जो मस्जिद के अंदर जो वो थे, हमारे 2 शेल्फ थे, उसके अंदर कोई किताब थी ही नहीं इस्लाम पे एक्सेप्ट कुरान। अब कुरान खोल के देखूँ तो साहिब है, तो उसमें अरबी में कुरान वो तो समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, असल में हंगामा खेज नहीं था, ये तो हालात को ऐसे बन गए ना। मैं तो आपको पूरी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। ये मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था, ये हालात बनते चले गए, मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं। भाई आपको कोई ताना देगा कि आपको नहीं आता तो आप क्या करेंगे? आप जाके कोशिश करेंगे ना। अल्लाह का निज़ाम ये था कि एक कुरान था वहाँ पूरे उस शेल्फ में जिसमें बामुहावरा तर्जुमा था, और ये कुरान था मौलाना फ़तहुल हमीद साहब का कुरान था, उसका तर्जुमा था। बहुत ही ब्यूटीफुल तर्जुमा है ये, फ़तहुल हमीद, मौलाना फ़तहुल हमीद, फिनोमिनल ट्रांसलेशन। हमने कहा चलो ये पढ़ लेते हैं। मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने तर्जुमा पढ़ना शुरू किया। तो मैं करता क्या था कि मैं पहले तर्जुमा पढ़ता था, फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आयत पढ़ता था। तर्जुमा आयत, तर्जुमा आयत, तर्जुमा आयत, इस तरह से। अब होना ये शुरू हुआ कि जब मैं करता चला गया तो मुझे थोड़ा सेंस डेवलप होना शुरू हो गया, क्योंकि एक तो यमन में और सऊदी अरेबिया में तो हम रहे थे ना, तो थोड़ी बहुत अरबी से तो हमें वो थी, मुनासबत थी। अब जब आप कुरान को उसके अपने अल्फाज में पढ़ेंगे तो होगा क्या आपके साथ? सोचें ना, वो तो इतना ज़ोर से इम्पैक्ट आता है कुरान का कि वो तो बड़े बड़े लोग उसके सामने ठहर नहीं सकते। हम तो चिल्लू थे। मिसाल है, अगर ये आयत आए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन, के जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए रास्ता निकालते हैं। अब ये आयत अगर आप तर्जुमा पढ़ेंगे ना तो इतना ज़ोर से नहीं इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अगर आप अरबी में पढ़ेंगे, क्योंकि अरबी तो अल्लाह का कलाम है ना, अल्लाह के वर्ड्स हैं, तो उसका तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। वो तो मतलब मेरे तो होश उड़ गए। शोएब अहमद साहब, सलमान अली बेग साहब, मेरे तो लिटरली होश उड़ गए, होश। और वो मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मेरे रोते रोते बुरा हाल। अच्छा, चूँकि अकेले ही होता था मस्जिद में उस वक़्त, मगरिब से पहले का टाइम कोई होता नहीं था मस्जिद के अंदर, मैं जाके बैठ जाता था और मैं रो के बुरा हाल, रो के बुरा हाल। अब मैं पढ़ता जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ जंग चल रही है स्कूल में और वहाँ कुरान चल रहा है साथ साथ। हुआ ये कि अल्लाह का निज़ाम देखें कि कुरान जो नाजिल हुआ है वो ऐसे हालात में नाजिल हुआ है कि जिसमें एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट था, मुसलमानों का, कुरैश का, फिर मदीना की ज़िंदगी, फिर ग़ज़वात हो रहे हैं, फिर जो है वो सराया हो रहे हैं, फिर जो एक मसले हो रहे हैं, फिर ये हो रहा है, कभी फाका है, कभी मुशक्क़त है। कुरान जो है वो पीस टाइम में नाजिल तो हुआ नहीं, कुरान तो वॉर टाइम में नाजिल हुआ है ना, सख्त मुशक्क़तों में। तो इसलिए कुरान का जो असलूब है वो इस तरह से ही है, सब्र करो, शुक्र करो, उनके वाक़यात, उनके देखो नूह अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना, तो अल्लाह का फजल है कि वो पहले तो जंग खड़ी कर दी मेरी ज़िंदगी में, सख्त किस्म की।
कि 15 साल का लड़का जो है ना, वो इससे बड़ी जंग क्या लड़ सकता है कि एबटाबाद पब्लिक स्कूल जो पाकिस्तान के मतलब टॉप स्कूल है, जो पाकिस्तान को जनरल्स देता है, एडमिरल देता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन देता है, मिनिस्टर्स देता है, यहाँ तक कि एक प्राइम मिनिस्टर भी दिया है। इस लेवल के स्कूल के साथ आप उलझ जाएं, इससे बड़ी जंग क्या होगी 15 साल के लड़के के लिए। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कुरान जो है ना मेरे लिए मुझसे बातचीत कर रहा है, और मेरी ज़िंदगी जो है तब्दील होने लगी यहाँ तक कि नमाज़ें भी शुरू हो गई, तहज्जुद भी शुरू हो गई, म्यूज़िक श्यूज़िक सारी मस्तियाँ ख़त्म, और जंग चल रही है, एक हंगामा चल रहा है। अभी टाइम नहीं है, कभी बाद में ज़िंदगी बताऊँगा क्या क्या नहीं हुआ उस पीरियड में। उफ़, वो तो ये तो 2-3 मिसालें दे रहा हूँ ना शॉर्ट्स की, उसकी और भी मसले खड़े हो गए। नमाज के टाइम पे स्कूल वाले में एक नंबर के जो है ना समझ लोग थे, भाई आप मत करें ऐसी हरकत। अब वो गेम्स का टाइम और जमात का टाइम कॉन्फ्लिक्ट करता था असर की। हमने स्टैंड ले लिया कि नहीं, जमात से नमाज पढ़ेंगे, हम गेम्स नहीं खेलेंगे, गेम्स खेलने बाद में आएंगे। उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है। इन सबऑर्डिनेशन एबटाबाद पब्लिक स्कूल के अंदर इन सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है मुसीबत बहुत बड़ी। आप यकीन करें कि अल्लाह का फजल हुआ, वो एक टीचर पीछे खड़े हो गए बेचारे, अल्लाह उनको खुश रखे। मुझको तो दे वुड एक्सपेल्ड मी, मतलब वो निकाल देते मुझको स्कूल से, और हम निकलने के लिए तैयार हो गए थे। मैं कहा निकाल दो, हक की खातिर। अब वो पढ़ रहे थे ना कुरान में। ये खातून थी, उनसे मोहब्बत भी हुई थी उस ज़माने हमें, वो भी बेचारी गई हाथ से। खैर, ये तो सब होता ही है। लेकिन जिस बात के लिए मैंने ये कहानी सुनाई वो मैं बात अभी करता हूँ, और फिर वी विल एंड दिस डिस्कशन। हुआ ये कि जब ये कुरान मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे फीलिंग हुई, और मुझे साल ज़िंदगी के इस कुरान के बगैर गुजारे हैं, ये कैसा जुल्म हो गया मेरे साथ यार। ये कुरान मुझे पहले मिल जाता, मेरी ज़िंदगी में कितनी अच्छाइयाँ आ जाती हैं। अब जो मस्तियाँ हमने कुछ थोड़ी बहुत की थी, वो मस्तियाँ हम नहीं करते, कुछ गुनाह किए थे वो ना करते, हम बेहतर इंसान होते यार। हम अपने माँ बाप से लड़ते थे, झगड़ते थे, हम ना करते, बदतमीजी ना करते, असाज़ा के साथ बेहतर होते। मतलब एक रिग्रेट आना शुरू हो गया कि यार मेरा तो बहुत नुकसान हो गया इसके बगैर, इस कुरान के बगैर। दूसरे में जहन में ख्याल आया अल्लाह के फजल से, मैंने कहा यार ये तो जुल्म है कि लोगों के पास कुरान नहीं है यार। ये तो कैसे, मतलब लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं कुरान के बगैर। हम तो मुसलमान हैं, हमारे पास कुरान नहीं है, फिर इनका क्या होगा, ये अमेरिकन का क्या होगा, यूरोपियंस का क्या होगा, अफ्रीकन का क्या होगा। ये तो सारे मारे जाएंगे, हम तो मारे जाएंगे ये। अब करना क्या है? अब मैं सोच रहा था कि यार ये तो फिर इसका मतलब ये है कि कैसे इसको लेके जाएं दुनिया में। मैं इतना नईव था, अल्लाह मुझे माफ़ करे, इतना बड़ा चिल्लू था मैं, कि मेरे जहन में ये ख्याल आया कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोई ये सोच ही नहीं रहा, और शायद मैं अकेला हूँ ये सोच रहा हूँ कि पूरी दुनिया में कुरान को कैसे लेके जाएं। तो कैसे लेके जाऊँ, कैसे? अब मैं प्लानिंग भी, अच्छा वहाँ लड़ाई भी हो रही है, अब वहाँ प्लानिंग भी कैसे लेके जाऊँगा यार इस कुरान को, मैं क्या करूँ, क्या होगा, कैसे किस तरह से करूँगा, मतलब ये कैसे होगा, ये कुरान पूरी दुनिया में कैसे जाएगा। मुझ तक तो पहुँच गया मुझे। अच्छा, और आप हैरान होंगे शायद कि मैंने कुरान को उस ज़माने में ओवर अ फ्यू मंथ्स कवर टू कवर वर्ड बाय वर्ड पढ़ा, विद रिफ्लेक्शन, या सोच कर जितना सोच सकते थे हम, जितना रिफ्लेक्ट कर सकते थे। यहाँ तक कि ऐसा हो गया था कि तिलावत होती थी ना तो मुझे सेंस होना शुरू हो जाता था कि ये मतलब होगा, ये मतलब चल रहा होगा, इसलिए कि आप पढ़ रहे हैं ना। और ये नहीं किया कि पूरा करके छोड़ दिया, फिर मैंने वापस आई वेंट बैक एंड देन आई स्टार्टेड अगेन।
और इतना वो हो गया था कि कुरान कहीं शुरू होता था, मेरा रोना शुरू हो जाता था। अब तो अल्लाह माफ़ करे, इतने नेक हम नहीं रहे, उस वक्त तो जो है ना वाकई होता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसमें बात ख़त्म करना चाहता हूँ, कि कुरान का ये एजाज़ है, मिजाज है कि जो शख्स कुरान को पढ़ेगा वो इस बात से रह नहीं सकेगा कि इसको पूरी दुनिया में होना चाहिए। यानी कुरान पढ़ने से नेचुरल रिज़ल्ट ये होगा कि हमारा विज़न ग्लोबल होना चाहिए। देखें, मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं था ना दीन का, एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू थिंग्स। तो मुझ जैसे फजूल चिल्लू शख्स ने कुरान पढ़ा विदाउट एनी टीचर, विदाउट एनी, जबकि ऐसे होना नहीं चाहिए, टीचर होने चाहिए। ज़ाहिर बात है, बाद में पता चला कुछ चीज़ें सही नहीं समझा था मैं, उलमा कराम ने करेक्ट कर दिया, मुझे फलाना कर दिया। तो मुझ जैसा फजूल शख्स भी इस नतीजे पहुंचेगा कुरान पढ़ के कि इसको दुनिया भर में होना चाहिए। तो यार इस पर कौन सा इतना बड़ा मसला खड़ा हुआ है कि हमको समझ नहीं आ रही बात। ठीक है, चलो पूरी दुनिया में लेके जाना फ़र्ज़ ना भी हो किसी के लिए, लेकिन इट मेक्स परफेक्ट सेंस, यू नो। तो ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि हमारे पास अगर ऑप्शन है रुखसत का, अजीमत का, रुखसत ये है कि हम छोटा सा विज़न बनाएं, अजीमत ये है कि हम बहुत पावरफुल विज़न बनाएं, तो हम बड़ा विज़न ही बनाएं, बड़ा विज़न ही सिलेक्ट करें, अल्लाह पे तवक्कुल करें, कर लें सिलेक्ट। कुछ नहीं होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको संभालेंगे। जैसे अल्लाह ने हम जैसे लोगों को, कमज़ोर लोगों को संभाल लिया, बहुत लोगों को संभालते हैं, अल्लाह संभाल लेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के लिए बड़ा विज़न बनाएं। कल मैं आपको बताऊँगा कि बड़ा विज़न मतलब ये नहीं होता कि एकदम छलांग लगा दें। बड़ा विज़न बनाकर जो स्टेप्स हमारे इख्तियार में हैं, छोटे छोटे, वो छोटे छोटे स्टेप्स उठाना शुरू कर दें और बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये थी जो बात आज मैं आपके पास करना चाह रहा था। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जब मैं 15 साल का था उस वक्त मेरा विज़न सेट कर दिया कि मैंने पूरी दुनिया में काम करना है। उसकी वजह से मेरा काम आसान हो गया। जब मैंने NAD में शुरू किया तो तबलीग जमात के साथ मुझे मौका मिल गया। जब मैं US गया तो मुझे मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन से मौका मिल गया काम करने का। और जब बोस्निया में जंग हुई तो बोस्निया जाने का मौका मिल गया। लेकिन मेरे जहन में एक बात बहुत क्लियर थी कि ये सारे जो डिफरेंट फेजेस हैं मेरी लाइफ के अंदर, दे आर ऑल लिंक टू दैट बिगर विजन। इसलिए जो है ना ज़िंदगी मेरी आसान हो गई। इसलिए जब मैं पाकिस्तान आया और टाइम लैंडर्स इस्टेब्लिश हुई या मुस्तार इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ, तो वो सारा का सारा इट वाज वेरी नेचुरली कमिंग। मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। तो ये था जनाब कहानी। और जो खातून थी जिनको हमने फिर फैसला किया कि छोड़ दें, इन अ सेंस, क्योंकि मैंने कहा कि यार ये होने वाला है नहीं। वो वेरी नाइस लेडी बट शी इज़ नॉट गोइंग टू बिकम रिलीजियस लाइक आई वांट माय वाइफ टू बी रिलीजियस। ये हो नहीं सकता, समझे ना। तो हमारी वालदा साहिबा को शायरी का बहुत शौक़ था। उनके पास एक बयास थी, उनकी कलेक्शन थी। तो वो किताब मैंने खोली और उसमें से वो अशार मुझे मिल गए। और वो अशार फर्स्ट टाइम मैंने उस पॉइंट पे कहे थे, और वो कहकर हमने जो है ना अपना रास्ता अलग कर लिया था। और वो अशार ये थे, तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक़ बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों,
ये कहकर जो है ना वो भी चैप्टर क्लोज हो गया अल्लाह के फजल करम से, इस्लामिक सोसाइटी की बरकत से वो भी हल हो गया मसला। ठीक है ना। तो विद दिस आई वुड लाइक टू से जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज हम ज़्यादा ऊपर चले गए। इंशाल्लाह 11:30 बजे हम दूसरा वाला सेशन करेंगे जो इससे इंडिपेंडेंट है, हाउ टू सेलेक्ट वाइफ, वो भी चल रहा है, वो शायद 2-3 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर पेशेंस। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कल 5 बजे इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।